हम सब ने वो सेल्फ हेल्प किताबें देखी हैं जो कहती हैं 7 दिनों में अपनी पूरी जिंदगी बदल दो। हाँ, और सच कहूं तो उन्हें देखकर ही थकान होने लगती है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे खुद को बेहतर बनाने के लिए कोई पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर बदलाव इतना बड़ा और डरावना ना हो? क्या हो अगर किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ 59 सेकंड में हो सकती हो? यही सवाल मनोवैज्ञानिक रिचर्ड वाइजमैन की किताब 59 सेकंड्स का आधार है। ये किताब उन पारंपरिक सेल्फ हेल्प धारणाओं को पूरी तरह से पलट देती है जो कहती हैं कि बड़े बदलावों के लिए महीनों या सालों की तपस्या करनी पड़ती है। वाइजमैन कहते हैं कि लंबे चौड़े वादों के बजाय विज्ञान पर आधारित ऐसे कई छोटे छोटे तरीके हैं जिन्हें 1 मिनट से भी कम समय में अपनाकर हम अपनी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास रिचर्ड वाइजमैन की किताब और उससे जुड़े कुछ लेख हैं और हमारा मकसद यही समझना है कि क्या ये 1 मिनट के हैक्स वाकई काम करते हैं। हम बाहरी दुनिया से शुरुआत करेंगे, मतलब पहली मुलाकात में कैसी छाप छोड़े, और फिर धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया को समझेंगे कि हम अपनी सोच और भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पहली मुलाकात, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो या किसी से पहली बार मिलना, हाँ, हमेशा थोड़ी घबराहट वाली होती है। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि ऐसे मौकों पर हमारी काबिलियत से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि सामने वाला हमें एक इंसान के तौर पर कितना पसंद करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद इसमें सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। और यहीं पर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज या कहें कि सकारात्मक हाव भाव का सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। किताब खुली और बंद शारीरिक भाषा के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। अच्छा? हाँ, जैसे सोचिए, एक टीनेजर जो बात करते समय अपनी बाहें मोड़कर और आंखें घुमाकर खड़ा है, वो बिना कुछ कहे ही बता रहा है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक बंद दरवाजे की तरह है। तो आपसे मिलकर अपनी बाहें थोड़ी फैलाता है, मुस्कुराता है और आपकी तरफ झुककर आपकी बात सुनता है। एक स्वागत करने वाला अंदाज। बिल्कुल। ये छोटे छोटे इशारे हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हम अनजाने में ही ऐसे लोगों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं जो खुली बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। तो वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो 1 मिनट के अंदर एक अच्छी छाप छोड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं? क्योंकि 1 मिनट में तो ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। यही तो इस किताब की खूबसूरती है। आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ बहुत ही आसान तरीके बताए गए हैं। जैसे अपनी बाहों को मोड़कर रखने के बजाय उन्हें आराम से अपने साइड में रखें। अच्छा। अपने शरीर का रुख उस इंसान की तरफ रखें जिससे आप बात कर रहे हैं। ये छोटे से बदलाव दिखाते हैं कि आप बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं और मतलब आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं। आई कांटेक्ट या आंखों के संपर्क वाली बात तो मैंने भी सुनी है, पर इसमें एक बड़ा खतरा भी है। कहीं ऐसा ना लगे कि आप सामने वाले को घूर रहे हैं। इस अजीब सी लाइन को पार करने से कैसे बचें? क्या स्रोत इस पे कुछ बताते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है संतुलन। आपको घूरना नहीं है, बल्कि एक स्थिर और शांत नजर बनाए रखनी है। ये दिखाता है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। यहाँ वाइजमैन एक दिलचस्प अध्ययन का हवाला देते हैं। 2007 में लोयोला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई। अच्छा। जिसमें पाया गया कि जो लोग बातचीत के दौरान सहजता से आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, उन्हें लोग अनजाने में ही ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। 1 मिनट, मतलब सिर्फ आंखों में आंखें डालकर बात करने से लोग आपको ज्यादा समझदार मान सकते हैं। ये तो कमाल है। हाँ। पर ऐसा होता क्यों है? क्या हमारी दिमागी बनावट में ही ऐसा कुछ है कि हम आंखों के संपर्क को बुद्धिमानी से जोड़ते हैं? हाँ, इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। आई कांटेक्ट आत्मविश्वास और एकाग्रता को दिखाता है और ये दोनों ही गुण हम बुद्धिमानी से जोड़ते हैं। सही बात है। जब कोई हमारी आंखों में देखकर बात करता है तो हमें लगता है कि वो जो कह रहा है उसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। और इसी से जुड़ा एक और मजेदार तथ्य किताब में मिलता है। वो क्या है? चश्मा पहनना। चश्मा पहनना। हाँ, रिसर्च बताती है कि चश्मा पहनने वाले लोगों को भी अक्सर ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। हाँ, ये शायद पुरानी धारणाओं की वजह से है। शायद, लेकिन पहली मुलाकात में इसका भी असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर खुली बॉडी लैंग्वेज, सहज आई कांटेक्ट, एक सच्ची मुस्कान और बातचीत में सामने वाले का नाम लेना, ये सब मिलकर 1 मिनट से भी कम समय में एक बेहद सकारात्मक माहौल बना देते हैं। ठीक है, तो पहली मुलाकात में अच्छी छाप छोड़ना तो समझ आ गया। ये तो हुई बाहर की बात कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। पर जब हम लीडरशिप की भूमिका में होते हैं,
तब अंदर से कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। और यहाँ किताब एक बहुत ही उल्टी बात कहती है, जो हमें बचपन से सिखाई गई बातों के खिलाफ जाती है। बिल्कुल। किताब लीडर्स के लिए वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की ताकत पर जोर देती है। और हमारी आम धारणा तो यही है कि एक लीडर को हमेशा मजबूत, आत्मविश्वासी और परफेक्ट दिखना चाहिए। हाँ, कि उसे कभी अपनी कमियां या डर नहीं दिखाने चाहिए। सही कहा। लेकिन क्या असल दुनिया में, खासकर एक मुश्किल कॉर्पोरेट माहौल में, अपनी कमजोरी या अनुभव की कमी को मानना आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या लोग आपको कमजोर नहीं समझने लगेंगे? ये बहुत ही जायज डर है और इसी वजह से ज्यादातर लीडर एक मुखौटा पहनकर रहते हैं। लेकिन किताब इस बात पर जोर देती है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने अपनी सारी असुरक्षाएं जाहिर कर दें। इसका मतलब है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता। हाँ, जब एक लीडर ये स्वीकार करता है कि इस नए प्रोजेक्ट के इस हिस्से के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, तो वो कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा भरोसेमंद और सुलभ लगता है। बिल्कुल। लोग बनावटीपन से ज्यादा ईमानदारी को महत्व देते हैं। मतलब ये दिखाना कि आप भी एक इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल। जब आप अपनी कमजोरियों को सही तरीके से स्वीकार करते हैं तो आप अपनी टीम को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सवाल पूछना, गलतियां करना और मदद मांगना बुरा नहीं माना जाता। इसके उलट जो लीडर हमेशा सब कुछ जानने का नाटक करते हैं, वे अनजाने में ही अपनी टीम के सदस्यों को डरा देते हैं। और फिर लोग डर के मारे अपनी समस्याएं छिपाने लगते हैं। हाँ, और इससे टीम का नुकसान होता है। तो वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे लीडर्स को बचना चाहिए? किताब में 3 मुख्य गलतियों का जिक्र है। हाँ, पहली गलती है ये मानना कि आपको वो व्यक्ति बनना है जो आप नहीं हैं। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट वाली सोच। अच्छा। कुछ क्षेत्रों में अनुभव की कमी को स्वीकार करना आपको छोटा नहीं बनाता। दूसरी गलती ये मान लेना है कि आपका पद आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बना देगा। लीडर्स भी इंसान होते हैं, उनके भी बुरे दिन होते हैं। और तीसरी और सबसे अहम गलती ये सोचना कि आप इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि आपको दूसरों से सीखने या सलाह लेने की जरूरत नहीं है। ये सोच विकास के सारे रास्ते बंद कर देती है। ये कमाल का आइडिया है कि दूसरों के सामने अपनी कमजोरियां मानना असल में एक ताकत है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम खुद अपनी नाकामियों और बुरी यादों का सामना कैसे करते हैं। अक्सर हम उन्हीं में उलझे रह जाते हैं और उन्हें किसी से कह भी नहीं पाते। मुझे लगता है स्रोतों का अगला हिस्सा इसी गुत्थी को सुलझाता है। हाँ, और ये शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ये नकारात्मक अनुभवों से निपटने के बारे में है। हम सबके जीवन में बुरे अनुभव होते हैं। कोई असफलता, किसी रिश्ते का टूटना, कोई अपमान। और मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता पूर्वाग्रह कहते हैं। नकारात्मकता पूर्वाग्रह, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अच्छी यादों के मुकाबले बुरी यादों पर ज्यादा ध्यान देता है और उन्हें ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखता है। अच्छा। हमारे पूर्वजों के लिए जिंदा रहने के लिए जरूरी था। उनके लिए ये याद रखना ज्यादा जरूरी था कि किस झाड़ी के पीछे शेर छिपा था, बजाय इसके कि किस पेड़ पर मीठे फल लगे थे। मतलब खतरे को याद रखना जिंदा रहने की गारंटी थी। बिल्कुल। तो हमारा दिमाग आज भी उसी पुरानी सेटिंग पर चल रहा है। इसीलिए एक तारीफ के मुकाबले एक बुरा कमेंट हमें दिनों तक परेशान करता रहता है। बिल्कुल। और जब जीवन भर ये नकारात्मक अनुभव जमा होते जाते हैं तो लोग निराश और दुखी महसूस करने लगते हैं। लेकिन किताब इसे बदलने के लिए एक बहुत ही सरल 1 मिनट का अभ्यास सुझाती है। इसका मकसद उस दर्द को भुलाना या नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उस अनुभव को देखने का नजरिया बदलना है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। ये अभ्यास काम कैसे करता है? हाँ, सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहा है। तरीका बहुत सीधा है। अपनी किसी दर्दनाक याद के बारे में सोचें। हो सकता है वो नौकरी से निकाला जाना हो या किसी करीबी दोस्त से धोखा मिलना। हाँ, अब उस दर्द में डूबने के बजाय 1 मिनट के लिए रुकें और पूरी ईमानदारी से खुद से इन 3 सवालों में से कोई एक पूछें। और वो सवाल क्या है? पहला सवाल हो सकता है, इस तजुर्बे से मैंने एक इंसान के तौर पर क्या सीखा? या आप पूछ सकते हैं, इस अनुभव ने मुझे भविष्य के लिए कैसे ज्यादा मजबूत बनाया? या फिर इस बुरी घटना के बावजूद क्या इसमें से कुछ भी अच्छा निकल कर आया? इन सवालों पर सिर्फ 1 मिनट सोचने से ही आप उस याद से जुड़ी भावनाओं को बदलना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ नजरिए का खेल है। बिल्कुल। आप उस अनुभव से मिले दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उससे मिली सीख पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
ये आपको उस अनुभव के शिकार की भूमिका से निकालकर विद्यार्थी की भूमिका में ले आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोच में ये छोटा सा बदलाव दर्दनाक अनुभवों को भी आत्म सुधार और विकास के मौकों में बदल सकता है। ये आपको जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए ज्यादा लचीला और आशावादी बनाता है। ये एक मानसिक मांसपेशी की तरह है, जिसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो इन सब का क्या मतलब है? इन स्रोतों से जो सबसे बड़ा संदेश मुझे मिला वो ये है कि आत्म सुधार को एक डरावना और भारी भरकम काम नहीं होना चाहिए। ये धारणा कि हमें बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा शायद सही नहीं है। बिल्कुल सही। किताब 59 सेकंड्स इसी मिथक को तोड़ती है। ये उन लोगों को एक नई उम्मीद देती है जो अक्सर खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं इस विश्वास के कारण कि बदलाव लाना उनके बस में नहीं है। ये दिखाती है कि बदलाव की शुरुआत एक बड़े तूफान से नहीं बल्कि एक छोटे से कदम से भी हो सकती है, जो 1 मिनट से भी कम समय में लिया जा सके। चाहे वो पहली मुलाकात में अपनी बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा बदलना हो, या एक लीडर के तौर पर यह स्वीकार करना हो कि मुझे ये नहीं पता, या फिर किसी बुरी याद को एक नए नजरिए से देखना हो। ये सारे छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। सही कहा। यह आत्म सुधार को हर किसी की पहुंच में ले आता है। आपको किसी महंगे कोर्स या लंबी छुट्टियों की जरूरत नहीं है। आप बदलाव की शुरुआत अभी इसी वक्त अगले 59 सेकंड में कर सकते हैं। ये हमें हमारी जिंदगी का नियंत्रण वापस हमारे हाथों में देता है। ये दिखाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी सोच और आदतों के मालिक बन सकते हैं। ये इस विचार को चुनौती देता है कि हमें बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े और मुश्किल काम करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे गहरा बदलाव सबसे छोटे कदमों से शुरू होता है। और इसी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में कई 1 मिनट के मनोवैज्ञानिक हैक्स का जिक्र है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा एक छोटा सा पहलू है, शायद काम को टालने की आदत, किसी से बात करने में झिझक, या कोई छोटा मोटा डर, जहां अभी इसी वक्त 60 सेकंड का एक नजरिया बदलने वाला प्रयोग करने से एक बड़े बदलाव की पहली लहर शुरू हो सकती है।